हर्षित, चलिए स्टार्ट करना है आज डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे इक्वेशन वर्ड आता है दिमाग में, या इक्वेशन जब बोला जाता है तो क्या दिमाग में आता है? इक्वेशन का मतलब ही होता है, जैसे ये आपने देखा लीनियर इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, ये क्या होगा? लीनियर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। इसको क्या लिखोगे? क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है ना। अगर मैं लिखूं e पावर x 2e पावर x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो आप बोलोगे लॉगरिथमिक इक्वेशन। यानी इक्वेशन का मतलब होता है वेल डिफाइंड, और किसी भी इक्वेशन का नेम किस पे डिपेंड करता है? उसमें कौन से टर्म कंटेन कर रहे हैं। आपने इसमें कई सारे नाम ले दिए, इसको आपने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको लॉगरिथमिक इक्वेशन, इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अगर ऐसा लिखा होता तो आप बोलते क्वाड्रेटिक लॉगरिथमिक इक्वेशन, यही बोलते ना। तो किसी भी इक्वेशन के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसका नेम उसमें जो कंटेन कर रहे हैं टर्म, उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही आपने वर्ड बोला डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सिग्निफिकेंट क्या है? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स ना, जिस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स आ जाए वो क्या होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मान लो मैंने ऐसा लिखा 6 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 9xy इक्वल टू 4, तो आप इसे अपने आप ही नाम क्या दोगे? ठीक ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें dy बाई डी एक्स कंटेन कर रहा है। या मान लो मैं ऐसा लिखूं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना। इसको भी क्या नाम दोगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। या मैंने लिखा मान लीजिए 3xy इंटू d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 4x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, क्या नाम दोगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम सिंपल से सिंपल डेफिनेशन बोले तो क्या होगी? एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सुन लो, एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें x, y और dy बाई डी एक्स कंटेन करता है उसे आप क्या बोलोगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेशन लिख लो, एन इक्वेशन कंटेनिंग an equation containing an independent variable, an equation containing an independent variable, comma a dependent variable and the derivative of an equation containing an independent variable, a dependent variable and the derivative of the dependent variable is called a differential equation, is called a differential equation, right? यानी ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें x, y और dy बाई डी एक्स कंटेन करता है उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अभी मैंने जितने भी नाम लिए आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हम लीनियर लॉगरिथमिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक लॉगरिथमिक इक्वेशन यही बोलते हैं ना। किसी भी इक्वेशन की डिग्री से हमें उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता चलते हैं। डिग्री 2 का मतलब 2 सॉल्यूशन, डिग्री 3 मतलब 3 सॉल्यूशन, डिग्री 4 मतलब 4 सॉल्यूशन। तो अगर मान लो
जब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होती है तो दो जगह पे चीजें आती हैं। एक, जैसे इस इक्वेशन को कितने बार डिफरेंशिएट करके बनाया गया होगा? 2 बार। इसको इसको अब ये तो हुआ कि कितने बार डिफरेंशिएट किया, पर जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। तो केवल पूरी मैथ्स में इक्वेशन में एक ही ऐसा टॉपिक है जिसमें डिग्री के साथ एक चीज और देखी जाती है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर। तो लिखिए ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डर और डिग्री पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा, ये टॉपिक अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, इसका कमांड होना चाहिए इस टॉपिक पे अच्छा आपका। लिखिए order of a differential equation, the order of the highest order derivative in the differential equation is called the order of the differential equation. The order of the highest order derivative, ये highest order derivative पे अंडरलाइन कर लेना। The order of the highest order derivative in a differential equation is called the order of the, मतलब जो सबसे बड़ा ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसे हम बोलते हैं ऑर्डर। मतलब कितने बार डिफरेंशिएट, जैसे इसका डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ? 2 बार, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3। या इसका डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है? केवल 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1। तो ऑर्डर का मतलब होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, जितने बार डेरिवेटिव किया गया, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब हो गया कि डी की पावर जो होगी हाईएस्ट, उसे हम ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब आता है डिग्री। नेक्स्ट लिखिए डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। Degree of a differential equation. The degree of the differential equation, लिखिए the degree of the differential equation is the degree of the highest derivative the degree of the differential equation is the degree of the highest derivative the degree of the differential equation is the degree of the highest derivative when differential coefficient are, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोल रहा हूं, the degree of the differential equation is the degree of the highest derivative, यहां तक लिख लिया, when differential coefficient are rational and free from fraction. When differential coefficient are rational and free from fraction. रैशनल एंड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन का क्या मतलब है वो समझ लो। जब डिग्री बताई जाती है, देखो ऑर्डर बताते समय कोई दिक्कत नहीं, पर डिग्री बताते समय दो बात ध्यान रखते हैं कि कोई भी टर्म डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का रैशनल फॉर्म में ना हो, यानी पी बाय क्यू के फॉर्म में ना, और कोई भी पावर रेडिकल साइन ना लगती हो। रेडिकल साइन मतलब होता है 2/3, 4/5, ये सब। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी ऑर्डर क्या है तो आप बोलते 1, और ऑर्डर की जो होल पावर होती है उसे डिग्री बोलते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी? 1, क्योंकि इस समय पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी फ्रैक्शन या रेडिकल साइन नहीं है। पर अगर मैं आपसे इसके बारे में पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या, तो आप तुरंत बोलोगे 2। उसकी होल पावर से डिग्री डिसाइड होती है। पर अगर किसी ने होल पावर 1 देख के डिग्री 1 बोल दी, जो ऑप्शन में होगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये रेडिकल साइन आ रहा है। अंडर रूट मीन्स रेडिकल साइन, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी? तो पहले आपको करनी पड़ेगी स्क्वायरिंग। तो जैसे ही स्क्वायरिंग करी, ये डिग्री वाला साइन खत्म हो गया, स्क्वायर रूट खत्म। तो आप बोलो इसकी डिग्री कितनी? 2। तो डिग्री जब भी बताई जाती है, हम याद रखें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी होल पावर से बताते हैं, बट उस समय पूरी इक्वेशन फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन एंड रेडिकल साइन होना चाहिए। जैसे अगर इसकी ऑर्डर की बात करें तो कितना है?
3 और डिग्री की बात करें 1। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिनके ऑर्डर और डिग्री आप बताना, ठीक है? कुछ क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा ये जल्दी से। तो देखिए, जैसे मैंने अगर क्वेश्चन लिखा d3y अपॉन dx क्यूब इक्वल टू 1 प्लस d2y बाई dx स्क्वायर की पावर 4/3, देन ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर पहले बोलो, ऑर्डर 3, ऑर्डर 3, कोई डाउट ही नहीं। जो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव होता है, ऑर्डर की डेफिनेशन सिंपल, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर। अब डिग्री की बात होगी, तो जब डिग्री की बात होगी तो इसकी जो होल पावर है उसे हम डिग्री बोलते हैं। बट अगर आपने ध्यान नहीं दिया और किसी ने गलती से डिग्री 1 लिख दी तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इस समय ये पावर फ्रैक्शन में है, रेडिकल साइन कहलाता है। तो आप इस समय नहीं बताएंगे। तो पहले दोनों तरफ क्या करा आपने? क्यूब। क्यूब करा तो क्या हुआ? ये ऐसा हो गया। कि होल पावर 4। अब आप डिग्री कितनी बोलेंगे? 3। डिग्री भी 3, ऑर्डर भी 3। अच्छा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक टर्म ये भी मिलेगा, इसमें मिलेगा ना, 4 मिलेगा कि नहीं? पर आप इसको देख के 4 नहीं बोलेंगे, ऑर्डर की जो हो, जिससे ऑर्डर बता रहे उसकी होल पावर को ही देखेंगे। भले इक्वेशन में उससे बड़ी पावर का कोई टर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिससे आप ऑर्डर प्लान कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसकी जो होल पावर होगी वही डिग्री बताएगी। डन? कुछ क्वेश्चन और करिए। डन? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है dy बाई डी एक्स प्लस 6xy dx अपॉन dy इक्वल टू 9, ऑर्डर एंड डिग्री। बोलिए, ऑर्डर एंड डिग्री। अब अगर ध्यान दें तो ये ऐसा है, dy बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन आपको बताऊं अक्सर एग्जाम में आते हैं। अब ये dx अपॉन dy लिखा है, इसका मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन को ऐसा लिखना था, लॉजिकली नहीं लिखना था, पर ऐसा कंफ्यूज करने के लिए लिखा जाता है। अब देखिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट फ्रैक्शन में, तो इस समय अगर किसी ने जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी तो ऑर्डर भी 1 बोलेगा, डिग्री भी 1। ऑर्डर तो 1 है, नो डाउट, पर डिग्री 1 लिख दी तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट फ्रैक्शन में है। तो इसका पहले लिया जाएगा एलसीएम, तो आप ऐसा लिखोगे, यस और नो? अब बोलो डिग्री कितनी हो गई? 2। तो थोड़ा डिग्री में ही केयरफुल होना है, ऑर्डर में तो केयरफुल होना ही नहीं है। डन? तो ऑर्डर डिग्री का लॉजिक क्लियर है? तो अब बीच में जब क्वेश्चन आएंगे तो और करेंगे, थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार बताइए, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या है? 2, 3। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं तो फॉर्मेशन कैसे करते हो? अगर आपको रूट्स पता तो आप फॉर्मेशन कर सकते हो कि नहीं? मान लो रूट 2, 3 है तो आप लिखते हैं x-2, ये हो गया। तो इसका मतलब आपको दो चीजें पता है, एक इक्वेशन बनाना और एक उसका सॉल्यूशन। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो एक क्वेश्चन दिमाग में आना ही चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे।
क्योंकि बनती कैसे है तो आप सॉल्यूशन भी सीख जाओगे। तो पहली हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फॉर्मेशन की जब बात करते हैं तो मैं आपको पहले लॉजिक बता देता हूं, आप चाहो तो बुक से बाद में लिख लीजिएगा। डेफिनेशन है ना, मैं आपको पूरी वर्किंग रूल बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने इक्वेशन लिखी एक, अब आपको इसका फॉर्मेशन करना है। तो कोई भी इक्वेशन दी हो तो फॉर्मेशन का रूल नंबर 1, काउंट नंबर ऑफ ऑर्बिटरी कांस्टेंट। मतलब जो भी इक्वेशन दी है उसके ऑर्बिटरी कांस्टेंट काउंट करो। इसमें कितने हैं? दो। टू है ना इसमें, 2 3 4, 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1, काउंट नंबर ऑफ ऑर्बिटरी कांस्टेंट। स्टेप नंबर 2, डिफरेंशिएट एज मेनी एज टाइम्स इन नंबर ऑफ ऑर्बिटरी कांस्टेंट, यानी जितने कांस्टेंट हैं उतने टाइम डिफरेंशिएट कर दो। तो इसका मतलब मैं इसमें 2 हैं तो 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा। पहले कर दीजिए फिर कुछ सोचेंगे। फिर करा, ठीक है, हर बार 0 नहीं आएगा, डिपेंड ऑन क्वेश्चन होगा। करा डिफरेंशिएट। अब स्टेप नंबर 3 होती है एलिमिनेट ऑर्बिटरी कांस्टेंट इन लास्ट इक्वेशन, यानी लास्ट इक्वेशन में जो ऑर्बिटरी कांस्टेंट आ रहा है उनको एलिमिनेट करना है इन द हेल्प ऑफ अबव स्टेप्स या अबव इक्वेशंस। ठीक है, जो ऊपर की स्टेप दी उनकी हेल्प से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है एंड रिजल्टिंग इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ध्यान दो, इसकी जो आखिरी इक्वेशन है इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो यही आंसर हो गया। अगर होता तो हम एलिमिनेट करते। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू ई पावर ax, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? 1, तो 1 टाइम तो डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले। तो बोलो क्या होगा, dy बाई डी एक्स a इंटू ई पावर एक्स। आपने ये इक्वेशन आ गई 1, ये 2, इसको तो आप वापस y लिख सकते हो, पर अभी भी क्या है हमारे पास a। हमारे आंसर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, ये कंपलसरी कंडीशन होती है। अब a को कैसे लाओगे, इसका लॉग ले लो, लो लॉग। अभी 2-3 क्वेश्चन से सब समझ में आएगा। लॉग लिया, लॉग E1 तो log y इक्वल टू ax, तो a कितना आ गया, a की वैल्यू डाल दो यहां पर। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू बोलो y अपॉन x इंटू लॉग y। ये जो इक्वेशन है इसे कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे जाके आपको ये इक्वेशन मिलेगी और इसका क्या निकालना होगा, सॉल्यूशन, जो कि क्या होगा, ये आंसर। तो नॉर्मली सॉल्यूशन फॉर्मेशन पे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, पर मैं आपको आइडिया दे रहा हूं बनती कैसे, नोट करिए। और अभी कुछ क्वेश्चन और बता रहा हूं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट भी 2 तरह के होते हैं, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट और एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट। और ऐसी वेरिएबल भी 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। डन। जैसे आर्बिट्ररी का मतलब बताता हूं, जैसे ये लिखी ना इक्वेशन में एम और सी आर्बिट्ररी क्यों कहलाते हैं, क्योंकि किसी एक इक्वेशन, अब जैसे ये लिखी है, ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, इस इक्वेशन की एक स्पेसिफिक इमेज होगी कि इसका स्लोप 2 है, इंटरसेप्ट बाय एक्सिस 3 है, पर इसकी अलग अलग हो सकती है ना, एम और सी की वैल्यू चेंज करते जाओगे इक्वेशन अलग अलग होती जाएंगी, इसलिए इसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। ये जनरल इक्वेशन हो गई और ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन हो गई। तो जो भी कभी भी, जैसे एक और क्वेश्चन लिखिए, y इक्वल टू
ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए। तो बहुत बेसिक चीज है फॉर्मेशन, इस पे क्वेश्चन नहीं बनते, केवल आइडिया देने के लिए मैंने आपको बढ़ाया ये। अब जैसे इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बताइए? दो। कई बार मेंशन भी होता है ब्रैकेट में, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और पैरामीटर भी बोलते हैं इसको, कंफ्यूज मत होना, आर्बिट्ररी की जगह पैरामीटर लिखा है, सेम थिंग। तो कितने? दो। तो क्या करोगे? दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो ऑर्डर, अब आपको समझ में आ गया ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जैसे अगर किसी इक्वेशन का ऑर्डर 4 है, तो आप एक बात समझ जाओगे क्या, कि ओरिजिनल इक्वेशन में 4 कांस्टेंट रहे होंगे। ये इससे पता चलता है इसके सिग्निफिकेंट से। अगर कभी किसी का ऑर्डर 3 है, तो ओरिजिनल इक्वेशन में 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट या पैरामीटर रहे होंगे, ये पता चलता है, क्योंकि हम जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो इस चीज सीखते हैं। चलिए, तो बोलिए क्या होगा यहां पर? पहला डिफरेंशिएशन किया, a cos x माइनस बी साइन एक्स। सेकेंड डिफरेंशिएशन किया, माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, माइनस कॉमन, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। अब इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर बचता है तो एलिमिनेट करना है, नहीं तो नहीं करना है। फाइनल इक्वेशन ये होती है। अब इसका मतलब आपको ये आंसर मिल गया, प्लस ठीक। इसके जब रिवर्स में जाओगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। कई बार प्रूफ करवाते हैं, ये 12th में आता है काम ये वाला पोर्शन, कि इसके नीचे लिख देंगे प्रूफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस वन, तो आपको प्रूफ करना होता है। डन। तो फॉर्मेशन का मतलब है जब भी कोई इक्वेशन दी हो तो उसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट को काउंट कर लो, जितने पीछे वो कम आ रही है, अभी जितने भी इक्वेशन दी हुई हो उनको, सॉरी, जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिए उनको काउंट करो और उतने बार डिफरेंशिएट कर दो। डन। तो ये बेसिक आइडिया दिया। अब आते हैं हम आगे, अब यहां से टॉपिक स्टार्ट होगा। लिखिए, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से आपका मेजर टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखिए टाइप नंबर 1, एक एक टाइप बताता चलूंगा, आपको समझ में आता जाएगा। नंबर 1 टाइप में लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। टाइप 1 का आप समझ लो 3 केसेस होते हैं, उसमें पहला केस पढ़ रहा है ए, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अब आप आराम से एक एक टाइप को समझिएगा, प्रैक्टिस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखा आपने? एफ एक्स। अब क्या करते हैं इसमें, इसका ऑर्डर कितना है, तो इसके अंदर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे? 1। कैसे? x के फंक्शन को x के साथ ले गए, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। किसी एक जगह पे आप कांस्टेंट जोड़ सकते हैं, कहीं पे भी, एलएचएस, आरएचएस और एनीवेयर। अब सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सी की वैल्यू भी निकाली जाती है, पर वो कैसे निकालेंगे, जब कोई कंडीशन दी होती है। तो ये दोनों चीजें आप क्वेश्चन से सीखेंगे। अब कुछ एग्जांपल लिखें तो समझ में आएगा टॉपिक।
अभी बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ये जनरल सॉल्यूशन है। लिखिए क्वेश्चन, अभी सब समझ में आएगा। लिखिए, x dy by dx equal to 1. Find solution of the equation. x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। सिंपल है बहुत ही। dy इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स, बोलो दोनों तरफ इंटीग्रेशन क्या, बोलो y इक्वल टू log x प्लस सी। राइट, एक आंसर ये हो सकता है। एक ये भी लिखा हो सकता है, अब मैं बताता हूं। log x, कई बार इसको log c भी लिख देते हैं। फिर इसका एंटीलॉग ले लो, बोलो e की वाई एक्स सी, है ना। ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब c के टर्म में आंसर आ रहा है, मतलब जनरल सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, dy by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। dy by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सिंपल, यहां पर ऐसा लिखेंगे dy इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, है ना। बोलो y इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3, तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। dy बाई डी एक्स, अब यहां से टॉपिक का आपको कमांड बनाना है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। यस, बोलिए। dy इक्वल टू एक्स लॉग एक्स dx। क्यों इंटीग्रेशन किया तो y इक्वल टू फर्स्ट, नहीं इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। यस और नो। नेक्स्ट, एक्स प्लस 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। ओके, अब यहां पर आप में से कई लोग ये दिमाग में ला सकते हैं कि दो बार इंटीग्रेशन होता है, तो दो कांस्टेंट क्यों नहीं आते। याद रखिए, इसका भी एक कांस्टेंट होता है और इसका भी, और उन दोनों कांस्टेंट को मिला के क्या कर देते हैं, एक कांस्टेंट माना जाता है। दो नहीं लिखे जाते। अगर ऑर्डर 1 है तो एक ही कांस्टेंट लेंगे। यस, देखिए क्या हो जाएगा।
डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 + 9 लिख सकते थे, क्यों? आपने इतना सीखा, ये तो इनप्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स कुछ ऐसा मिला, x +2 का +9 अपॉन, तो फाइनली ऐसा कुछ मिला होगा, डी वाई इक्वल टू एक्स +2 +9 अपॉन, तो बोलो इंटीग्रेशन किया दोनों तरफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x + 9 टाइम्स ऑफ लॉग प्लस c, इधर का c और इधर का c मिला के c1 c2 मिला के हो गया c। डन। वन मोर क्वेश्चन। cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस cos 2x इक्वल टू cos 3x, cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस cos 2x इक्वल टू cos 3x। डन। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ऐसा है, cos 3x माइनस cos 2x अपॉन cos x। अगर आप में से कोई सोचा सीडी लगा दे तो उलझ जाओगे, सीडी नहीं लगाना है, सीडी से उलझ जाओगे क्योंकि cos 5x/2 होने से कुछ फायदा नहीं। तो क्या करें, ये ऐसा लिख सकते हो आप, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन, यस और नो, cos x का डिवाइड कर दो, 4 cos x माइनस 3 माइनस 2, यहां पे cos स्क्वायर आएगा, सॉरी, यस और नो। अब ये पूरी इंटीग्रल फॉर्म है, कैसे पहले इसको चेंज करोगे, खैर तो आप इसे लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस cos 2x माइनस 3 माइनस 2 cos x प्लस, ये देखो पूरी इंटीग्रल फॉर्म हो गई। अब आप इसे ऐसा लिखोगे डी वाई इक्वल टू, बोलो 2 cos 2x माइनस 2 cos x प्लस sec x माइनस 1, क्यों, एंड इंटीग्रल ऑफ बोथ साइड। डन। ये हुई टाइप नंबर 1 का ए केस। अब आओ बी पर। अब आइए बी पर। ओके, बी केस क्या देखिए जरा,
बी केस है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई, मतलब समझ गए होंगे। अभी x का फंक्शन था, अब क्या करेंगे, y के फंक्शन को y के साथ लाएंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सॉरी, इसका जो भी इंटीग्रेशन हो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, x प्लस सी। लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लोगे ना? इसके एक जो एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए दिया हुआ, लिखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर वाई, ई पावर वाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने अभी, ई पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू बोलो, तो माइनस ई पावर माइनस वाई एक्स प्लस सी। हो सकता है ऐसा लिखा मिले, हो सकता है ऐसा मिले, हो सकता है ऐसा मिले, है ना। ये छोटे मोटे चेंजेस इसमें पॉसिबल होते हैं, वो ऑप्शन डिसाइड करता है। ओके, एक और लिखिए, y dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग y, केवल टाइप नंबर जो 1 है वही टाइप नंबर 2 है। टाइप 1 में x का फंक्शन था, टाइप 2 में y का फंक्शन है, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे इंटीग्रेट। क्या होगा, y अपॉन लॉग y डी वाई इक्वल टू, हो गया, ये नहीं हुआ, कैसे करोगे इसको, हो रहा है वाई पार्ट से, ये एक्चुअल में मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, मुझे ऐसा लिखना था, ये लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स मैं मेंटली दे रहा हूं इक्वल टू वाई, ये लिखना था, नहीं होगा, उस ये नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। करेक्ट क्वेश्चन ये था, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। करिए, यस, ये ऐसा सही क्वेश्चन ये था, लॉग बाय अपॉन बाय डी वाई इक्वल टू डी एक्स, है ना। इसको टी माना, ये डिफरेंशिएशन है, तो 1/2 लॉग वाई का एक्स प्लस सी, ऐसा लिखा मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, 2x प्लस 2c। अब 2c का कोई मतलब नहीं, तो उसे क्या लिख देंगे वापस, c लिख देंगे। डन। टाइप नंबर 1 का थर्ड केस, और यही मेन केस है, इंपॉर्टेंट,
केवल कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए और टॉपिक के थोड़ा फेमिलियर होने के लिए मैंने इतना बताया, ये दोनों टाइप की जरूरत थी नहीं। टाइप 1 का थर्ड केस, और टाइप नंबर 1 का थर्ड केस जो है वही मान लीजिए पहला है, और ये अगर नहीं आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट केस है, हर बार घूम फिर के क्वेश्चन इस फॉर्म में चला जाता है, वेरिएबल सेपरेबल, मतलब इसमें आपको वेरिएबल सेपरेट करना। पिछला टाइप केवल y के फंक्शन का था, उसका पिछला x का था, अब क्या है, x और y दोनों है, ये मेजर टाइप हो गया। अगर ये सीख गए तो पिछले दो अपने आप ही आ गए, वो तो केवल थोड़ा टॉपिक से फेमिलियर करने के लिए मैंने उतने क्वेश्चन करवा दिए, सीधा यहां से भी स्टार्ट कर सकता था। इसमें क्या करेंगे, x के फंक्शन को x के साथ, y के फंक्शन को y के साथ इंटीग्रेट कर दोगे आप, ये दोनों तरफ करा, और किसी एक तरफ क्या करोगे, प्लस सी कर देंगे। अब इसके कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवाऊंगा, लिखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, आगे की जितनी टाइप है ना उसमें घूम फिर के क्वेश्चन इस टाइप में जाता है, तो ये टाइप का समझना जरूरी है। डन, क्वेश्चन से समझ में आएगा, लिखिए। dy by dx इक्वल टू y इंटू ई पावर x प्लस 1, dy by dx इक्वल टू y इंटू ई पावर x प्लस 1। इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल, मतलब आपको वेरिएबल, इस टाइप का नाम है, वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है, x के फंक्शन को x के साथ और y के। अब देखो यहां पर y लाए आप, यहां पर ऐसा ही रहने दिया, बोलिए, log y इक्वल टू ई पावर x प्लस ऑफ c। ये हो सकता है आंसर नंबर 1 हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ, हो सकता है इसका एंटी लॉग ले लें, अगर लिया हो तो ई पावर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इनटू ई पावर सी, और ई पावर सी को एक नया कांस्टेंट दे देंगे, कैपिटल सी या ए, डिपेंड करता है, मतलब ऑप्शन को देख के ही डिसाइड होगा कि क्या आएगा। नोट करो, ओके, डन, नेक्स्ट। वन प्लस एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई इंटू एक्स डी वाई। कॉन्स्टेंट सी को कभी कभी ए लिखा होता है, उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ए बी कुछ भी लिख सकते हैं, कैपिटल सी लिख देते हैं कई बार। यस, तो ये टाइप नंबर 1 का थर्ड केस बहुत ही सिंपल सा है, और यही मेन है कि इसमें बस एक्स और वाई को सेपरेट, जैसे इसमें चाहें तो पूरी इक्वेशन में एक्स वाई का डिवाइड कर सकते हो, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स अपॉन
एक्स डी एक्स 1 प्लस वाई वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. इधर भी करोगे पर जीरो का जीरो ही होगा. अब इसको अलग अलग लिखोगे तो बोलो log x प्लस एक्स log y प्लस वाई इक्वल टू सी या प्लस सी, कहीं पे भी ले. इसको ऐसा भी लिख सकते हो log एक्स वाई इक्वल टू सी माइनस एक्स माइनस, इसका एंटीलॉग भी ले सकते हो ई पावर सी माइनस एक्स माइनस, ऐसा भी लिख सकते हो. या सुनो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो कैपिटल सी या ए. अब हो सकता है पहला आंसर यही दिया हो, ये जो लिखा है ये दिया हो, ये दिया, कोई भी एक दे सकते हैं. और आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, आपके पास आंसर की होगी उससे मैच करना आपको. मतलब आपका दिमाग इतना नहीं चलाना आपको कि कहां तक जाना, आंसर की के हिसाब से आप डिसाइड कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर. डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये सही लिखा है क्यों? दोनों तरफ इंटीग्रेट किया. tan इनवर्स y इक्वल टू प्लस सी या tan इनवर्स सी लिख देते हैं उसको कई बार. इसमें अगर इसको यहां लेके आओ, ऑप्शन नंबर 1 ये हो सकता है, ये भी हो सकता है. tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला भी लग सकता है. फिर tan इनवर्स वहां जा भी सकता है, तो y माइनस एक्स अपॉन इक्वल टू tan सी को कैपिटल सी या ए लिखा मिलेगा, तो आंसर ये आएगा. ये आंसर मिलेगा 99% चांस. डन और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सारे सॉल्यूशन जो है ना जनरल सॉल्यूशन है, जब तक एक की वैल्यू या कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकलती जनरल, और पर्टिकुलर कब आते हैं वो भी क्वेश्चन देख के समझ जाओगे. लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. मैं आपको इसकी जीरो लेवल की शीट जरूर दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए. इसमें बहुत क्वेश्चन है, आपको खुद से ही सॉल्व करना है उसको. यस, तो ये बताइए क्या होगा. डी वाई अपॉन रूट 1 माइनस प्लस डी एक्स अपॉन, यस और नो, इंटीग्रेशन किया दोनों तरफ,
साइन इनवर्स y प्लस इक्वल टू c, ये भी मिल सकता है। या ऐसा भी मिल सकता है y रूट प्लस x रूट बोलो इक्वल टू साइन c, जिसको बाद में जाके a लिख देंगे। a या कैपिटल C लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, dy by dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। dy by dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या होगा, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू, पहले सेपरेट किया, सेपरेट एलएचएस आरएचएस में भी लेके कर सकते हो, कई बार एलएचएस में, पिछले क्वेश्चन में जैसे एलएचएस में ही कर लिया था। बोलो tan इनवर्स y इक्वल टू x बाय 2 प्लस c, या y इक्वल टू 10। अब यहां पर इस c को आप अलग नहीं कर सकते, तो ये आंसर ऐसे ही रहेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में साइन c बना था, तो इसको आपने a मान लिया, कांस्टेंट है इसलिए, या कुछ बुक में कैपिटल C लिख देते हैं, वह खत्म। पर यहां के c को अलग नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट लिखिए, log dy by dx इक्वल टू ax प्लस by। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। अब देखिए इसमें क्या करोगे, एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग लेना आता है ना सभी को। लॉग बेस ई एक्स इक्वल टू अगर लिखा है ए, तो बोलो ई पावर, लॉग का बेस पावर का बेस बनता है, इक्वल टू ए इक्वल टू, जैसे इसका एंटी लॉग लिया तो क्या हो गया, यहां बचेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस, अभी सेपरेट होता हुआ नहीं दिख रहा था, अब दिखेगा। अब इसको ऐसा लिख सकते हो dy बाई डी एक्स ई पावर एक्स इंटू ई पावर बी बाय, तो x का फंक्शन x की तरफ, y का y की तरफ। क्लास में इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ज्यादा बाद में करनी नहीं पड़ेगी आपको। ई पावर माइनस बी वाई, यस और नो, इसका करा तो ई पावर माइनस बी वाई अपॉन बी इक्वल टू ई पावर एक्स अपॉन प्लस ऑफ सी। इसको प्लस भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ई पावर एक्स अपॉन ए, ठीक है, प्लस ई पावर
अपॉन बी इक्वल टू सी या प्लस सी, कुछ भी लिख लो, एक ही बात। ठीक है, अभी इसमें एक और चीज होगी, बी टाइम्स ऑफ ई पावर एक्स ए टाइम्स ऑफ इक्वल टू ए बी इंटू, और ये पूरा ही क्या है, तो इसको एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, ए या बी लिख देंगे। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, पर इतना जा सकते हैं। नेक्स्ट, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। dy by dx y tan 2x यस डन। क्या हो जाएगा, देखिए dy अपॉन वाई इक्वल टू 10, ठीक है, यहां बोलिए कितना, log y log cos 2x अपॉन माइनस का प्लस सी, हाँ सेक लिख दो, log y इक्वल टू 1/2 log sec 2x प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ये नहीं था क्वेश्चन, ये इसके बाद ऐसा लिखा था, dy by dx इक्वल टू y tan 2x गिवन दैट y नॉट इक्वल टू 2। अब इसका मतलब क्या समझ लो, जब तक ये दिया है ये सॉल्यूशन आएगा, साथ में अगर लिखा है गिवन दैट, इसका मतलब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना। और इस लाइन का मीनिंग जानते हैं क्या है, कि x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू क्या है 2, ये दोनों वैल्यू रख के किसकी वैल्यू निकालना पड़ती है, सी की, और इसे बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते ही जब कोई कंडीशन दी हो, और जो कंडीशन दी उससे सी निकलेगा। सी की बहुत वैल्यू हो सकती है, पर किस पे डिपेंड करेंगी, एक्स और वाई पे। तो रखो जरा, वाई की जगह क्या रखा आपने 2, तो ये हो गया log 2 इक्वल टू 1/2 log sec 0 1 प्लस सी, ये कितना हो गया 0, तो सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा log 2। ठीक है, ये सी की वैल्यू है, अभी आंसर खत्म नहीं हुआ, अब ध्यान देना। अब आप ऐसा लिखोगे log y इक्वल टू, बोलिए 1/2 log sec 2x प्लस, अब एक चीज देखो, मैंने आपसे बोला था ना, सारे आंसर अगर लॉग के हैं तो कांस्टेंट भी लॉग का ही रहता है, देखो अपने आप आ गया। अब इसका एलसीएम लोगे तो बोलो 2 log y इक्वल टू log sec 2x प्लस 2 log 2, यानी फाइनल आंसर इज y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ sec 2x। ये गिवन है, ये गिवन है, y x नॉट इक्वल टू 2। डन। अब इसके बाद ये कैसे लिखा वो समझ गए ना, तो आपने x की जगह 0 y की जगह 2 रखा तो c log 2 मिला, ये log 2 रख दिया यहां पर, एलसीएम लिया तो 2 log 2, ये log 4 हो गया log m इंटू n, और ये log y स्क्वायर हो गया, दोनों log कैंसिल। पर ये केवल एक स्पेसिफिक केस है, जब दिया हो जब ही सोचना, नहीं दिया तो कुछ नहीं करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए। 2x y डैश इक्वल टू y डैश मतलब पता है ना क्या, 3y गिवन दैट, देखो इसमें भी गिवन लिखा है, गिवन दैट y1 इक्वल टू 4। इसका मतलब कि जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 4 है, एक बात। दूसरा, आपको एक और बात इसमें समझ में आना चाहिए कि आपको कौन सा सॉल्यूशन देना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक। और पिछले क्वेश्चन में आपके मन में ऐसे बहुत विचार आएंगे कि सर आप बोलते हो कि लॉग सी लिख देते तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। आपने सी लिखा होता उस क्वेश्चन में तो भी पिछले में, और लॉग सी लिखा होता तो भी सी की वैल्यू वही आती, फाइनल आंसर वही आता है, वो सब चेंज नहीं होता है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को करिए। आप सी लिखते या लॉग सी लिखते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, y 2x इंटू ऐसा है क्वेश्चन क्यों, तो dy अपॉन बोलो y इक्वल टू 3/2 x dx, क्यों, ये ठीक है। तो log कहीं पे भी ले जाओ पूरे कांस्टेंट, log y इक्वल टू, आप चाहो तो ऐसा भी लिखा रहने दे सकते हो कि 2 अपॉन y dy इक्वल टू 3 अपॉन x dx, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई आंसर में चेंज नहीं आने वाला। बोलो 2 log y इक्वल टू 3 log x प्लस सी। अब जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है वो भी दूर करता हूं कि अगर ये दोनों लॉग में तो आप log c भी लिख देते, बोला था ना, तो भी उससे वैल्यू नहीं बदलती। अभी तो ये भी लिखा चलेगा, अभी मैं बताता हूं क्या होता है, वैल्यू आपको कैसे बदली हुई दिखती वो भी बताता हूं। अभी तो ये दिया है, अब y1 इक्वल टू 4 का मीनिंग समझिए, x1 पर y4 है तो x की जगह 1 रखो, log 1 0, बात खत्म। 4 रखो तो 2 log 4 इक्वल टू c, यानी log 8 या 16। बुढ़ापे में ऐसी मिस्टेक करोगे, ठीक है। अब ये कितना हो गया, log y स्क्वायर, बोलो log x क्यूब प्लस log बोलो 16, तो आपको आंसर मिला y स्क्वायर इक्वल टू 16 x क्यूब, ये फाइनल रिजल्ट है। अब कोई इसको log c लिख दे तो भी आंसर यही आएगा, पर क्या मिस्टेक होती है वो बता रहा हूं। कहीं भी ले आओ, उससे नहीं आ रहा है, यही तो खास बात है। अभी बता रहा हूं आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, log c लिख दे तो अलग आएगा, 2/3 इधर लिख दे तो अलग आएगा, अभी सब करके बता रहा हूं। अभी एक नोट तो करो आप, ये आपका फाइनल आंसर लिख देना मैंने, अब जितनी हिट एंड ट्रायल है वो लगा लेते हैं हम, सब में यही आंसर आएगा। अभी सिखा रहा हूं आपको, पहले लिख लीजिए आप। मैं इसका फाइनल आंसर एक जगह लिख के छोड़ रहा हूं, अब आपको बताता हूं आप लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या होगी मिस्टेक आपसे एग्जाम में, मिस्टेक भी बताता हूं। ये लिखा हुआ छोड़ दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं इसको log c लिख देता, पहले एक चीज बता रहा हूं, तो क्या होता, ठीक है। अब जब मैं इसको c लिख देता, log c, वैल्यू y की बोलो कितनी रखना, 4, तो 2 log 4 इक्वल टू 3 log 1 प्लस log c, ये हो गया log 16 इक्वल टू बोलो log c, तो c कितना आया 16, राइट। अब c की जगह 16 लिखा जाएगा, तो अब क्या करते हैं बच्चे, गड़बड़ बता रहा हूं, 2 log y इक्वल टू 3 log x प्लस 16, और सर आंसर अलग आ रहा है। आप बताओ, आपने अगर इसे इक्वेशन माना है
तो सी कहां पे रखा जाएगा? यहीं पर रखा जाएगा, बिना उसके नहीं। आप बोलो यहां पर लॉग सी, और सर आप बोलते हो सी को सी लिख देते हैं, लॉग सी को सी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। पहले समझ में आ गई बात? मैंने आपसे बोला लॉग सी को आप सी लिख सकते हो, बट जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो अगर लॉग सी से निकालना है तो सी यहीं पर रखा जाएगा, सी, ऐसा नहीं कि इसको यहां रख दिया। तो जब आप यहां पर रखोगे तो क्या हुआ, बोलो, 2 log 4 इक्वल टू 3 log x प्लस log 16। ठीक है, एक और मन का वहम वो भी दूर कर लो कि अगर मैंने ये 2 को वहां ले गया तो क्या होगा, dy अपॉन वाई इक्वल टू 3/2 dx अपॉन x, यस और नो? तो बोलो क्या होगा, log y इक्वल टू 3/2 log x प्लस c, यही आया, log c या c जो भी लिखो। अब x की वैल्यू 1 पर, x की वैल्यू 1 पर y क्या है 4, तो रख दो यहां पर। तो log 4 इक्वल टू 3/2 log 1 प्लस c, ये पूरा 0। अब हमारी c की वैल्यू आई log 4, हम फिर घूम गए, क्या अभी तो 16 आ रही थी, अब गलत आ रही है। ठीक है, अब कितनी आई है, ठीक है, log 4 रखिए। तो 3/2 log x प्लस log 4, एलसीएम लिया तो कितना आया 2, तो 2 log y इक्वल टू 3 log x प्लस 2 log 4, तो फाइनली y स्क्वायर इक्वल टू 16x क्यूब। क्या आंसर बदल गया? तो किसी भी कंडीशन में पर जो मानोगे आप सी जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में फिर रखना है। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो जनरल में तो आप log सी को सी लिख दो चलेगा, पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर सी लिखा है तो सी में रखोगे, और log सी लिखा है तो log के अंदर जाके सी की वैल्यू रखोगे, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। समझ में आ गया? आप बताओ कहां से और कहीं अलग आ रहा हो तो निकालना अगला भी। फिर एक और कंफ्यूजन कि सी को अगर y के साथ लिख लें तो क्या होगा, तो अलग हो जाएगा, तो भी अलग नहीं होगा, तो भी यही आंसर आएगा जो लिखा गया है कि सी को सर आपने राइट हैंड पे लिखा है, लेफ्ट पे लिखेंगे तो अलग आ जाएगा। वो भी मन की अगर आ जाए ऐसे विचार तो दूर यहीं कर लेना, एग्जाम में मत करना। होता क्या, हम सारे एक्सपेरिमेंट फाइनल एग्जाम में करते हैं, प्रैक्टिस के समय नहीं। प्रैक्टिस के समय सर ने बोल दिया मान लो, एग्जाम के समय नहीं, सर ने बोला तो है पर फिर भी एक बार कर लें, कहीं गलत हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले साल एग्जाम देंगे फिर। ये छोटी छोटी बातें यहां लिख लो, सी प्लस log y इक्वल टू, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप y की जगह 4 रखेंगे और ये 0 हो गया, तो c कितना आ गया माइनस log 4, अपने आप माइनस log 4 है, बैलेंस हो जाएगा उधर जाके। तो चाहे LHS में लिखो, चाहे RHS में लिखो, चाहे log c लिखो, चाहे c लिखो, है ना, सब कुछ वही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। कब? जब ये वैल्यू दी है तो वैल्यू चेंज हो सकती है, अगर मान लो मैं इनपुट बदल दूं तो सी की वैल्यू चेंज हो सकती है, पर एक सिंगल इनपुट पे सी कभी चेंज नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। y डैश इक्वल टू 2e पावर x इंटू वाई क्यूब, ये वो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं जो एग्जाम में आए हैं। y नॉट इक्वल टू 1/2, ये सब सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं गिवन डेट वाले। ये गिवन लिखा है, मतलब समझ गए, जैसे ही गिवन लिखा आ जाए समझ जाओ पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना है। ठीक है, इतने मन में विचार आएंगे, log की पावर 1/3 जैसे पिछले कहीं पे भी जो भी आए ना वो कर लेना, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, dy/dx इक्वल टू 2e पावर x y क्यूब, dy अपॉन y क्यूब इक्वल टू
टू ई पावर एक्स डी एक्स, यस और नो? बोलो। -1/2 इक्वल टू 2 ई पावर एक्स प्लस सी लिख दो, इधर सी लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब आपको इसका मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि x की वैल्यू 0 पर y 1/2 है, तो y की जगह रखा 1/2, तो ये 1/4 हुआ, तो 2 बचेगा, तो -2 इक्वल टू 2 प्लस सी, यानी c की वैल्यू -4, जो आए वो लेना आप, और -4 है, इसी जिस तरफ लिखा है उधर ही लिखना, इधर नहीं लिख देना। तो -1/2y² इक्वल टू 2 ई पावर एक्स -4, या पूरा एलसीएम लेके आप प्लस कर लीजिए, आप जितना दिया आंसर वैसा दे सकते हो। डन। चलिए टाइप नंबर 2, टाइप 1 के 3 केस थे, पर 3 नहीं थे, एक्चुअल में तो एक ही था, 3 मैंने बनाए थे उसके, एक्चुअल में एक ही केस था। कौन सा? वेरिएबल सेपरेबल, आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है। टाइप 2 काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। टाइप 2 के ब्रैकेट में लिखना इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब जो टाइप 1 है उसमें सेपरेट करना पड़ता है आपको। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब इस टाइप में और पिछली टाइप में क्या अंतर है पहले बता दूं। अभी आपने एक चीज देखी, आप एक्स और वाई को अलग अलग कर रहे थे, पर कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें एक्स और वाई को अलग ही नहीं कर पाते आप, मतलब इसकी जनरल फॉर्म ये होती है। आप याद करिए पिछले और इसमें क्या अंतर है। पिछले की हमने जनरल फॉर्म ये लिखी थी, एफ एक्स इंटू, यही लिखी थी ना। इसमें आपने फट से वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। अब यहां पर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, वो देख के समझ में आ जाएगा, कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जहां वेरिएबल सेपरेट होते ही नहीं है। अब सेपरेट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, तो इसलिए हम इसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, इस वाली फॉर्म में, इसलिए इसका नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। कैसे करते हैं वो बता रहा हूं, ये क्लियर? अब इसमें करना क्या, सुनिए ध्यान से। पूरे ax प्लस बी वाई को प्लस सी को पूरे नए फंक्शन से कंसीडर कर लेते हैं, टी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू टी। एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा, पर ये एक बार समझ लो। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू आपने लिया टी, ओके, डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इंटीग्रल में आपने सीखा है जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा, तो आप ऐसा तो है नहीं कि टी मान लोगे तो हो जाएगा। करो डिफरेंशिएट, a प्लस बी डी टी बाय, अब बताओ ये कुछ ऐसा बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ, डी टी बाय डी एक्स माइनस ए इक्वल टू एफ टी। देखिए क्या हुआ, बी डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए, यस और नो? फिर डी वाई बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1/b माइनस ए, ओके, ये रख दी। अब इसको समझ लो, ठीक है, बाकी तो एग्जांपल से जल्दी आएगा समझ। ये हो गया b इंटू एफ टी, या डी टी बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो बेटा, a प्लस बी। अगर ध्यान दो तो ये टाइप नंबर 1 का ए केस है, x का फंक्शन जैसे यहां पर ये है ना, x का फंक्शन जैसा लिखा था वैसे ही। अब क्या होगा, इसको इधर लाएंगे t के साथ और x का इधर, तो ऐसा आ जाएगा डी टी अपॉन, बोलिए, a प्लस बी एफ टी इक्वल टू डी एक्स प्लस सी। आपको एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा।
आज ये कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन भी बता दूंगा। तो कल थियरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर 2 दिन इसकी प्रैक्टिस होगी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे भी लगेगा तो प्रैक्टिस। डन? इतना क्लियर? क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन से एकदम समझ में आ जाएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बताइए, आपको कहीं से कोई दिख रहा है वेरिएबल सेपरेट हो पाएंगे? कहीं से नहीं दिखता कि वेरिएबल सेपरेट होंगे। बस तो समझ जाओ ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, यानी टाइप नंबर 2 है। करिए आप लोग, पहले एक बार आप ट्राई करिए। जो मैंने अभी जीरो लेवल शीट दूंगा आपको, अपलोड करवा दी है, उसको आप लोग सॉल्व कर लें। उसमें जो टाइप हो गई हैं वो बन जाएंगी, बाकी टाइप कल हो जाएंगे। यस, अब देखिए, बहुत ही मतलब इतनी अच्छी और सिंपल सी टाइप है। 4x प्लस वाई प्लस 1 को आपने सबसे पहले टी ले लिया, पूरे फंक्शन को टी मानते हैं इसमें, यही खास बात है। अब बताओ क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 4, इसका dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यस है नो? तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया? डी टी बाई डी एक्स माइनस ये वैल्यू निकाल के छोड़ दी, यहां आइए, इसकी वैल्यू रखिए, डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 इक्वल टू ये 4 उधर गया। अब बताओ आपको कौन सी टाइप दिख रही है? ये टाइप 1 का एक केस है जिसमें केवल x वाला वेरिएबल होता था। इसमें हमेशा t ही बचेगा। t के फंक्शन को t के साथ लाए। यस और नो? ये टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला, 1/2 tan इनवर्स t इक्वल टू x प्लस सी, राइट? हाँ, t/2, सॉरी। डन? अब t की वैल्यू डाल दो, तो tan इनवर्स बोलना 4x प्लस वाई प्लस 1/2 इक्वल टू 2x प्लस 2c, या फिर 10 उधर चला जाएगा, 4x प्लस वाई प्लस 1/2 इक्वल टू बोलो 10 2x प्लस सी, 2c को c लिख देंगे। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल सी टाइप है, पूरे फंक्शन को टी मान के करना होता है, बट इंपॉर्टेंट टाइप है। कोई कंफ्यूजन? वन मोर क्वेश्चन। अब ये जनरल सॉल्यूशन है, मान लो इसे पर्टिकुलर बनाना होता तो गिवन कंडीशन दे देते, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। ये पूरे 2c को हमने क्या लिख दिया यहां पर? c। करिए जरा।
dy by dx इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। डन। देखिए क्या करोगे बेटा, पूरा 2x प्लस 3y को टी, आपको इसमें अब बताओ, अब आप खुद ही समझ में आ रहा है, कभी भी पॉसिबल ही नहीं कि आप सेपरेट कर सको, इसलिए पूरे को टी मान लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन 2 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बोलो, तो कुछ ऐसा बनेगा ये 1/3 माइनस, सही लिखा है, ये ऐसा हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3 साइन टी, या डी टी बाई डी एक्स 2 प्लस 3 साइन टी। यस और नो? जिसको आप ऐसा लिखेंगे डी टी अपॉन 2 प्लस 3 साइन टी इक्वल टू, अगर कुछ याद आया तो आपने ये वाली टाइप बहुत पढ़ी है हाफ एंगल वाली फॉर्म में, याद आया? हाफ एंगल वाली फॉर्म में ये वाली टाइप की बहुत प्रैक्टिस करवाई है। बस ध्यान ये रखना, वहां टी है, यहां एक्स होता था, एक्स पहले टी में कन्वर्ट होता था, तो यहां पर दो फंक्शन हो गए। तो इसको डायरेक्ट करने के लिए कभी ऐसा होता है ना फंक्शन बदल जाए, तो मैं आपको तरीका बताता हूं। आप इसे एक्स के टर्म में याद है ना, वही करिए, 2 प्लस 3 साइन एक्स ही लिखो। अभी इसको अगर मेथड से करते तो यही लिखते हैं ना, 2 डी टी अपॉन 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 6t लिखते। हम टी के टर्म में निकालेंगे, वहां बदल देंगे वेरिएबल, क्योंकि एक्स के टर्म में याद है ना, जिस टर्म में याद होता है ना उस टर्म में करना चाहिए क्वेश्चन, थोड़ा पकड़ रहता है, मिस्टेक होने के चांस कम हो जाते हैं। अब आप 2 कॉमन लोगे, कैंसिल कर दिया तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, परफेक्ट स्क्वायरिंग, याद आ गया? टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, तो 9/4 ऐड, 9/4 सब्ट्रैक्ट, तो 1 माइनस 9/4 मतलब माइनस 5/4, तो ये ऐसा मिलेगा आपको 1/2a log 2t प्लस 3 माइनस √5 2t प्लस 3 प्लस √5, यहां पर t की वैल्यू भी डाल दो लगे हाथ, तो 1/√5 log 2 tan x/2 प्लस 3 माइनस √5 2 tan x/2 प्लस 3 प्लस रूट, अब यहां x की जगह t आएगा और फिर t की वैल्यू डलेगी, इतना जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में कई बार टाइम लगेगा क्वेश्चन में, ऐसा थोड़ी आप अपनी तरफ से कर लोगे। अब आप जब रखोगे तो आपको आंसर कुछ ऐसा मिलने वाला है, 1/√5 log ऑफ बोलो 2 tan 2x प्लस 3y अपॉन 2 प्लस 3 माइनस √5 अपॉन 2 tan इक्वल टू बोलो x प्लस c प्लस √5। डन। पूरा इंटीग्रल डिफरेंशिएशन सब लगता है इसमें। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब पूरी कैलकुलस है ये, आप जब भी कर सकते हो, इसीलिए कई बार जिस सिलेबस में नहीं होता उसमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं। इसमें कहां डिफरेंशियल इक्वेशन कहां, ये तो इंटीग्रल करा है। अगला क्वेश्चन, अगला भी इसी तरह का है।
dy by dx इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस कॉस x प्लस वाई। ये इंटीग्रल अगर किसी को क्लियर नहीं है तो इसका मतलब है ये वाली क्लास आपने अटेंड नहीं की। ये हाफ एंगल बहुत अच्छे से समझाया हुआ था, थोड़ा भूल भी जाते हो कई बार आप, हो सकता है ऐसा हुआ। पिछले क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा बाद में एक बार और। बोलिए इसमें x प्लस वाई को क्या मान लिया, t, तो 1 प्लस इक्वल टू, तो बोलो क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन टी प्लस कॉस टी, यानी dt बाई डी एक्स 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी, तो dt अपॉन 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी इक्वल टू dx। फिर वही हाफ एंगल बन गया। आप इसको अगर हाफ एंगल में कंफ्यूजन हो तो मैं सजेशन दूंगा आप x के टर्म में कर लीजिए, ये काफी इजी है। 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 प्लस 2t, तो 1 प्लस टी, ये भी कैंसिल, क्यों, log 1 प्लस 10, यही आता है ना, तो आप यहां पे लिखोगे log 1 प्लस 10 x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस सी। दिखाना एक शीट, ये जो मैं आपको शीट दे रहा हूं इसमें टोटल है 100 क्वेश्चन केवल। इस 100 में से मैं बता देता हूं कहां तक बनेंगे। पहले तो ऑर्डर एंड डिग्री के क्वेश्चन है 1 to 12। अच्छा, ये फॉर्मेशन वाले छोड़ भी सकते हो चाहो तो। आपको 89, 90, 89 तक बन जाएंगे। 89 नहीं, पूरे ही 100 बन जाएंगे, जो पढ़ाया है वही इस शीट में पूरे 100 बन जाएंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं, पर आज क्योंकि कम हुआ इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव शीट नहीं दी, कल से दूंगा ऑब्जेक्टिव शीट, तो इसके ऑब्जेक्टिव की ट्रिक्स क्या है वो बताऊंगा। बेटा ये तो इतना तो आ गया होगा ना। अब इसके बाद इसका इंटीग्रल का आपको तरीका नहीं बताया हाफ एंगल, तो वो मैंने एक्स मान के अलग से किया है। अरे बुढ़ापे में ये मिस्टेक कर रहे हो। क्या बताया था, dx की जगह लिखो 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, तो यही तो डायरेक्ट जो पढ़ाया है वही तो एप्लीकेशन करना है यूज। अच्छा, अब 21 वाले बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, आपके लिए एक अच्छी न्यूज है। डेट नहीं आ गई है। 21 वाले बच्चे ध्यान रखें कि जब तक डेट नहीं आई है, जब तक के लिए क्या चेंजेस हो रहा है वो बता रहा हूं मैं। अभी ये संडे कितनी तारीख को है, संडे इस बार है 7 मार्च को है ना, इसके बाद होगा 14 मार्च। अगर डेट आ गई तो मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, और डेट नहीं आई
तो इस वीक का संडे को 21 वालों का जो टेस्ट है वो कैलकुलस का टेस्ट है आखिरी। अगले संडे से आपके 2 टेस्ट होंगे मैथ्स के और एक होगा रीजनिंग का, यानी आपका एक टेस्ट और बढ़ रहा है संडे को। क्या क्या टेस्ट होंगे बता रहा हूं। और अगर डेट आ गई तो मॉक के साथ भी मैं एक मैथ्स का टेस्ट और बढ़ाने वाला हूं। तो 14 तारीख से मतलब 14 मार्च से आपको संडे को जो टेस्ट मिलेंगे, एक टेस्ट होगा टॉपिक का जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे अभी देते हो आप, वो बंद नहीं करना है। एक होगा फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है इसमें केवल मैथ्स का ही पेपर होगा फिलहाल में। मॉक पेपर और फुल लेंथ में अंतर है। मॉक मतलब सिमिलर पेपर होगा निमसेट का, पर वो डेट आने के बाद करेंगे स्टार्ट। ये फुल लेंथ पेपर में मैं 100 क्वेश्चन दूंगा मैथ्स के और पूरा सिलेबस होगा। पूरा सिलेबस मतलब अब आप पूछेंगे नहीं, भले ही आपका वेक्टर नहीं हुआ, भले ही आपका कोऑर्डिनेट पूरा खत्म होना हो, पर आपको पूरे सिलेबस का टेस्ट देना। उससे 2 फायदे होंगे। कोई टॉपिक नहीं पढ़ा आप उसको छोड़ दीजिए, पर जो पढ़ा है उसमें परफॉर्म कैसे करते हो एक तो वो पता चलता है। अभी आप संडे को टॉपिक का टेस्ट देते हो तो एक ही टॉपिक में पता नहीं चलता परफॉर्मेंस। फुल लेंथ टेस्ट में 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के होंगे, तो 5 डिफरेंशिएशन के होंगे, 5 बाइनोमियल के होंगे, तो आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सीख पाओगे। तो नेक्स्ट वीक से ये 21 वालों का फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और जब डेट आ जाएगी तो हम उसको फुल लेंथ को भी कंटिन्यू रखेंगे, साथ में एक मॉक भी चालू करना है। और अब इन पेपर के एनालिसिस जो होंगे, ये जो फुल लेंथ पेपर इनके एनालिसिस होंगे पर इवनिंग की क्लास के साथ नहीं, बल्कि एक इसके लिए सेपरेट क्लास होगी, ठीक है। तो मेरी क्लासेस भी इस वीक के बाद बढ़ जाएंगी। तो जो क्लास टॉपिक की चल रही वो कंटिन्यूएशन में चलेगी, जिससे सिलेबस बढ़ता रहे, और टेस्ट एनालिसिस की क्लास अब आपकी अलग से होंगी। तो ये ध्यान रखिए। तो आपको अभी से इसलिए बता दिया कि अगले, आज है 2 तारीख, 14 तारीख को पहला फुल लेंथ टेस्ट होगा, उसके लिए आप तैयारी कर लें। तो अब आपके पुराने सारे टॉपिक के रिवीजन अपने आप ही फुल लेंथ टेस्ट के थ्रू होंगे। तो आप सब लोग अभी से मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो जाएं। करंट टॉपिक तो हो गई, साथ में ये एक टेस्ट हो। तो आप संडे को आपको 3 ऑनलाइन टेस्ट देने होंगे, बाद से संडे में 4, या फिर हम उसके दिन बढ़ा लेंगे, अलग अलग दिन कर लेंगे। ओके, वो आगे की चीज है, पर अभी फिलहाल में संडे ये चेंज मैं आपके लिए कर रहा हूं। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। और जब तक एग्जाम डेट नहीं है, ये आप एंजॉय करो पढ़ाई में, अच्छा पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, क्योंकि कब डेट आएगी, जब डेट आएगी उसके हिसाब से स्पीड और क्लास के बारे में सोचेंगे। जब तक डेट नहीं आई इतना ही स्लो चलेंगे हम। नहीं तो खत्म करने का ऐसा है कि आप जिस दिन बोलोगे ना, एक क्लास में पूरी मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगी। तो सिलेबस कंप्लीट करवाना तो आपने टीचरों से बहुत सीखा अपने स्कूल में, पूरा एक एक बड़े से बड़ा चैप्टर भी करवा लेते थे, वो होता है ना। हाँ, चलिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि, सुन लो एक मिनट, एक क्वेश्चन सभी के दिमाग में आ सकता है कि जो टॉपिक नहीं हुए क्या उन्हें पढ़ना चालू कर दें। तो उनको मैं आपको बता दूं, आप में से 2-3 तरह के लोग हो सकते हैं। एक जिनका सिलेबस जितना मैंने पढ़ाया पूरा हो गया, अगर उनका पूरा हो गया तो वो अलग से टॉपिक पढ़े। पर जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अलग से कोई टॉपिक ना पढ़े, पहले वही पढ़ें जो क्लास में चल रहा है, और फिर वो पढ़ें जो टॉपिक नहीं हुए। तो इसलिए आप सब लोगों की पोजीशन अलग अलग है। आप अपने आप को खुद असेस करो कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो, किस टॉपिक पे कितना कमांड है। तो कोई भी दूसरा नया टॉपिक जब भी पढ़े जब करंट टॉपिक में परफॉर्मेंस अप टू द मार्क हो। अप टू द मार्क का मतलब होता है 50 क्वेश्चन का जब पेपर होता है तो उसमें आपको अगर 40 प्लस राइट हो रहे हैं हर बार टेस्ट के समय, तो मैं इसे मानता हूं अप टू द मार्क परफॉर्मेंस। और अगर 40 से नीचे हो रहे हैं तो इसका मतलब है नए टॉपिक की जगह पहले इन्हीं टॉपिक पे वर्क किया जाए। ओके, अच्छा, अभी सैटरडे का टेस्ट कोई बंद नहीं हो रहा है, जो चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, चीजें कम नहीं होंगी, चीजें बढ़ेंगी। तो यही आपके लिए अच्छा। चलो अब आप ब्रेक ले लो, अभी आपकी क्लास भी है। हाँ बोलो। अरे एक मिनट रुकिए, एक मिनट।